हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यूवर्स बाय आशी। तो कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स के बारे में। राइट, आज के वीडियो में हम समझेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। So without any further delay, let us begin and don't forget to subscribe the channel and like, comment and share the video. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका एक ढांचा कैसा है। ठीक है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, कौन किस लेवल पे है, कौन क्या काम करता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे मैं आपको एक बेसिक से एग्जांपल देती हूँ। एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना। उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है कि जैसे सबसे ऊपर प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर कोऑर्डिनेटर्स, फिर टीचर्स। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ठीक है, प्रॉपर लोग होते हैं जो अलग अलग लेवल्स पे होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंक्शंस होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम इसको एक बार रीड करते हैं। So in simple words, an organization structure refers to the framework that defines that how an organization is designed, how the different parts of the organization is arranged, and how the roles and responsibilities are assigned to the people within the organization to achieve the organization goals and objectives. ठीक है, क्या लिखा है? एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से डिजाइन है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग लेवल्स पे हैं। ठीक है, उनके क्या क्या रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फंक्शंस हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। राइट, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। अब हम ये समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ना बेसिकली ये एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कौन से? एक होता है वर्क स्पेशलाइजेशन, एक होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, एक होता है चेन ऑफ कमांड, एक होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, और एक होता है फॉर्मलाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं जो हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। राइट, तो सबसे पहला एलिमेंट आता है वर्क स्पेशलाइजेशन। अब ये क्या होता है, देखो पहले मैं आपको समझाऊंगी, फिर मैं आपको रीड कराऊंगी, जिससे कि जब हम रीड करें तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो, वर्क स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि जिस बंदे को जो काम आता है उस बंदे को वो काम दे दो, जिससे कि जब वो उस काम को बार बार करेगा तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, मान लो एक फैक्ट्री है, ठीक है, जो यूटेंसिल्स बनाती है, यूटेंसिल मेकिंग फैक्ट्री है। यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाती है। ठीक है, अब ये जो यूटेंसिल मेकिंग फैक्ट्री है, अब इसमें बहुत सारे काम होते होंगे, बहुत सारा प्रोसेस होता होगा, है ना। जैसे एक तरफ प्रोडक्शन होती होगी यहाँ पे मान लो, ठीक है, एक तरफ बर्तन बन गया, उसकी डिजाइनिंग होती होगी। ठीक है, फिर एक तरफ उस बर्तन की पैकेजिंग होती होगी। तो अलग अलग काम होते होंगे, है ना। तो ये प्रिंसिपल या ये एलिमेंट कहता है कि आप क्या करो कि जो जिस काम में अच्छा है उसको वो काम दे दो। यानी कि जो लेबर प्रोडक्शन में अच्छी है उसको प्रोडक्शन दे दो, जो डिजाइनिंग में अच्छी है उसको वो दे दो, जो पैकेजिंग में अच्छी है उसको वो दे दो, जिससे कि जब वो इस काम को बार बार करेंगे, जब अपने काम को वो बार बार करेंगे तो वो उसमें और स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्क स्पेशलाइजेशन। राइट, अब मैं इसको रीड कराती हूँ। वर्क स्पेशलाइजेशन ऑल्सो नोन एज डिविजन ऑफ लेबर, वर्क स्पेशलाइजेशन को डिविजन ऑफ लेबर भी बोलते हैं, involves breaking down of a job into smaller, more manageable tasks and assigning them to the individuals based on their skills and expertise, which would allow them to repetitively perform their tasks and become specialized, ultimately leading to increased productivity and profitability. क्या लिखा है वही लिखा है जो अभी हमने पढ़ा कि वर्क स्पेशलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि आप पहले काम को छोटे छोटे टास्क में बांट दो। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करो, जिन लोगों को जो काम आता है उनको वो काम दे दो, उनके स्किल्स और उनके एक्सपर्टीज के बेसिस पे, जिससे क्या होगा जब वो रिपीटेटिवली उस काम को करेंगे तो वो उसमें और स्पेशलाइज हो जाएंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा वर्क स्पेशलाइजेशन। हम ऐसे ही पढ़ते चलेंगे, पहले मैं आपको समझाऊंगी, फिर मैं आपको रीड कराऊंगी। ठीक है, आपका कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ लेना बिना किसी हेजिटेशन के। आप चाहो तो इन सब चीजों के आप स्क्रीनशॉट्स ले लेना। राइट, और अगर आपको मेरे भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो भी दे दूंगी। राइट, ओके। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारे पास डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो ये एलिमेंट कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में
जितने भी सिमिलर फंक्शंस हैं उन सबके लिए एक एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना दो, ठीक है। जैसे देखो, एक बिजनेस में तरह तरह के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, है ना। एक बिजनेस में सेल्स का काम होता है, मार्केटिंग का काम होता है ना, एचआर का काम होता है, फाइनेंस का काम होता है, अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये एलिमेंट कहता है कि हर एक फंक्शन के लिए जो सिमिलर फंक्शंस हैं उन सबके लिए एक एक डिपार्टमेंट बना दो। जैसे कि सेल्स रिलेटेड फंक्शंस के लिए सेल्स डिपार्टमेंट बना दो, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दो, एचआर डिपार्टमेंट बना दो, ठीक है। तो ये होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, राइट। So as the name suggests, this element of organization structure talks about grouping of similar functions or activities together into a department. क्या कहता है ये एलिमेंट कि जितने भी सिमिलर नेचर के फंक्शंस और एक्टिविटीज हैं, यानी कि जितने भी सेल्स से रिलेटेड फंक्शंस और एक्टिविटीज हैं उनके लिए सेल्स डिपार्टमेंट, जितनी मार्केटिंग से रिलेटेड फंक्शंस और एक्टिविटीज हैं उनके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सो दैट इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारे पास चेन ऑफ कमांड। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो, चेन ऑफ कमांड यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक प्रॉपर हायरार्की हो, ठीक है। हायरार्की यानी कि प्रॉपर लेवल्स हो, जैसे कि टॉप लेवल, ठीक है, मिडिल लेवल, लो लेवल, ठीक है। प्रॉपर हायरार्की हो जिस ऑर्गेनाइजेशन में सबको ये पता हो कि हम किस लेवल पे हैं, ठीक है। हमसे ऊपर कौन है और हमसे नीचे कौन है, ठीक है। हमें किसे ऑर्डर्स लेने हैं और हमें किसे ऑर्डर्स देने हैं, इसको हम बोलते हैं चेन ऑफ कमांड, राइट। सो अनदर एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज चेन ऑफ कमांड that defines the hierarchical structure within the organization, outlining the levels of management, superiors and subordinates, and who reports to whom within the organization. क्या लिखा है, चेन ऑफ कमांड यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे प्रॉपर हायरार्की हो, ठीक है, सबको पता हो कि हम किस लेवल पे है, हमसे ऊपर कौन है, हमारा बॉस कौन है, हमसे नीचे कौन है, हमारा सबऑर्डिनेट कौन है, हमें किससे ऑर्डर्स लेने हैं और हमें आगे किससे ऑर्डर्स देने हैं, इसको हम बोलते हैं चेन ऑफ कमांड, राइट। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारे पास स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो, स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी कि एक मैनेजर, एक सुपरवाइजर अपने नीचे कितने बंदों को या कितने सबऑर्डिनेट्स को, कितने जूनियर्स को मैनेज करता है या सुपरवाइज करता है, उसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। एक बार मैं पहले रीड करती हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। The concept of span of control was stated by Sir Lan Hamilton. ये जो कॉन्सेप्ट है स्पैन ऑफ कंट्रोल का किसने दिया है, सर लैन हैमिल्टन ने, याद रखना है आपको ये नाम। It refers to the number of employees or subordinates that a manager or supervisor directly manages or supervises. क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है कि एक मैनेजर, एक सुपरवाइजर अपने नीचे कितने सबऑर्डिनेट्स को या कितने जूनियर्स को या कितने एम्प्लॉइज को मैनेज करता है या सुपरवाइज करता है, ठीक है। जैसे देखो, स्पैन ऑफ कंट्रोल ना दो तरह का होता है, एक होता है फ्लैट और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल और एक होता है टॉल और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब फ्लैट और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि एक मैनेजर अपने नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज करता है, ठीक है। और टॉल और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में एक मैनेजर अपने नीचे कम सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज करता है, ठीक है। जैसे देखो, मान यहाँ पे ये एक मैनेजर है, ये अपने नीचे 4 बंदों को सुपरवाइज कर रहा है। अब ये एक बंदा 4 बंदों को सुपरवाइज कर रहा है और ये 5 को कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं एक बार और यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको। जैसे ये एक सुपरवाइजर है, मैनेजर है, ये अपने नीचे मान लो 2 लोगों को सुपरवाइज कर रहा है, मैनेज कर रहा है। अब ये अपने नीचे मान लो 3 को कर रहा है और ये मान लो 4 को कर रहा है, ठीक है। अब इसमें से जो एक है ये 2 को कर रहा है, ठीक है। इसमें से जो एक है ये 3 को कर रहा है, ऐसे ही अब ये ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बना, थोड़ा फ्लैट और वाइड बना, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बना है। तो इसको हम बोलते हैं फ्लैट और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जहां पे एक मैनेजर अपने नीचे ज्यादा से ज्यादा बंदों को सुपरवाइज और मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम टॉल और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल देखें तो ये कैसा होता है, देखो, अंडर दिस टाइप ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल अ मैनेजर और सुपीरियर मैनेजर्स और सुपरवाइजेस लेस नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ये अपोजिट होता है, यानी कि इसके अंदर एक मैनेजर कम से कम सबऑर्डिनेट्स या फिर बंदों को मैनेज करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक मान लो मैनेजर है, ये अपने नीचे सिर्फ 2 लोगों को सुपरवाइज और मैनेज कर रहा है, ऐसे ही अब ये अपने नीचे सिर्फ 1 को कर रहा है, ये सिर्फ 1 को कर रहा है, ठीक है, ये सिर्फ 1 को कर रहा है। तो ये थोड़ा टॉल और नैरो बन रहा है, ठीक है। जैसे वो थोड़ा फ्लैट और वाइड बन रहा था क्योंकि 1 के नीचे बहुत लोग थे, ये थोड़ा टॉल और नैरो बन रहा है, क्यों, क्योंकि 1 के नीचे बस 1 या 2 है। तो दैट इज नोन एज टॉल एंड नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ।
फिर नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारे पास सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये क्या होता है, देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सारी की सारी पावर्स और अथॉरिटी सिर्फ टॉप लेवल पे हो तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि जब सारी की सारी पावर्स और अथॉरिटी सिर्फ टॉप लेवल पे ना हो, बाकी लेवल्स पे भी हो, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। So centralization refers to the degree to which the powers and decision making authority is concentrated at the top level of the organization. तो centralization में सारी powers, authority सब कुछ सिर्फ top level पे होता है। Whereas decentralization refers to the degree to which the power and decision making authority is distributed to the lower levels as well. लेकिन decentralization में सारी की सारी authority सिर्फ top level के पास नहीं होती, बाकी levels के पास भी होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फिर लास्ट एलिमेंट जो हमें आज के वीडियो में पढ़ना है वो है फॉर्मलाइजेशन। अब ये क्या होता है, देखो फॉर्मलाइजेशन यानी कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज्यादा फॉर्मल हो, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स हो, ठीक है, एक हायरार्की हो, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, एक रिजिडिटी हो, उसको हम बोलते हैं फॉर्मलाइजेशन, राइट। सो फॉर्मलाइजेशन रेफर्स टू द एक्सटेंट to which the rules, regulations, policies and procedures are documented and communicated within the organization, leading to higher degree of standardization। ठीक है, तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स इन सबको फॉलो किया जाता हो, जिसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन हो, एक हायरार्की हो, एक रिजिडिटी हो। ठीक है, हाईली फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हैव स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस टू फॉलो, while under less formalist organization employees have more flexibility and autonomy। ठीक है, सिंपल सी बात लिखी है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत फॉर्मल होती हैं वहां पे एक रिजिडिटी रहती है, एक स्ट्रिक्टनेस रहती है, लेकिन जो इतनी फॉर्मल नहीं होती वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और लोगों के पास ऑटोनॉमी रहती है। ठीक, तो ये थे हमारे 6 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है, बट स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप मुझसे मैनेजमेंट के किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं स्पेसिफिकली, आप मुझे वो भी बता सकते हैं। आई वुड हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।